नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में पिछले कुछ सेशंस से हमारा चैप्टर चल रहा है वेदांत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 3 आलो अंधारी। तो आलो अंधारी चैप्टर अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे कि एक ये जो चैप्टर है ये आत्मकथा है स्वयं लेखिका की, जो इस चैप्टर को लिख रही हैं और उनका नाम है बेबी हलदार। और उन्होंने इस आत्मकथा को बांग्ला में लिखा है और इसका जो हिंदी अनुवाद है वो प्रबोध जी ने किया है। तो इस हिंदी अनुवाद को जब हम पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि किस तरह की परिस्थितियों में लेखिका ने इस चैप्टर को लिखा है। उन्होंने अपने जीवन के एक एक क्षण को, अपने जीवन में आई हुई एक एक जो परेशानियां थी, एक एक जो उनके जीवन की खुशी थी, दुख थे और उनके जीवन में जितने भी लोग आए और किस तरह की परिस्थितियां उन्होंने जीवन में झेली, और वो भी उस टाइम पे जब उनके साथ कोई उनका अपना नहीं था, और कैसे इस सिचुएशन में उन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और कैसे इस आत्मकथा को वो लिख पाई और इसको लिखने में वो सक्षम हुई, जबकि वो केवल 6ठी 7वीं तक ही पढ़ाई उन्होंने की थी। और आज जब वो इस मुकाम पे वो किस तरह से पहुंची। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन में, और इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी हम आज करेंगे। तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं की दृष्टि से हर बार आपके इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं। तो आप सभी चैप्टर के अंत का जो हमारा ये सेशन है इसे ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। अपने लेखन कार्य में भी काफी कुछ कर चुकी थी, काफी आगे बढ़ चुकी थी, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में जो अभी तक उनकी आत्मकथा में उन्होंने अभी तक जो कुछ भी उनके साथ हुआ था, जिस तरह का भी उनका जीवन रहा था, उन सारी चीजों में उन्होंने 2 पार्ट उसके लिख चुकी थी वो। और अब जो तातुष के जो मित्र थे वो कह रहे थे कि कैसे इस आत्मकथा को इसको अब छापा जाए, यानी कि अब उनकी एक ही मेन उनका एक चीज था कि उन्हें इस आत्मकथा को छपवाना है, क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने लिखा हुआ था अपने जीवन के बारे में, अपने जिस तरह भी उनका जीवन बीता उसके बारे में। और यहाँ पर बेबी जब उनके घर में थी तो जब लेखक के बेटे के पुत्र के, यानी कि जो तातुष के पुत्र के जो मित्र आए हुए थे, वो काफी बेबी को इस चीज के लिए मोटिवेट करते थे, काफी प्रेरणा देते थे कि तुम अपने बच्चों को पालो, तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए। और फिर तातुष के जो मित्र थे वो भी बेबी को पत्र लिखा करते थे, वो भी बेबी को लेटर लिखते थे कि तुम अपने लेखन में बहुत अच्छा कर सकती हो और तुमने अभी तक बहुत अच्छा किया है, और बहुत सारी बातें वो उनके लिए लिखते थे। और लेखिका कहती हैं, बेबी हलदार जी कहती हैं कि मैं ये सुनकर अवाक रह जाती थी कि मैंने ऐसा क्या लिखा है कि लोगों को इतना अच्छा लगा। और उसमें वो कहती हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि मैंने इतना अच्छा लिखा भी होगा। और बहुत सारी चीजें वो कहती हैं कि सचमुच मैं कुछ नहीं समझती थी, और वो कहती हैं कि भगवान ने मुझे सब। तातुष कहते थे कि बेबी तुम अभी नहीं समझोगी, क्योंकि तुम अभी और किताबें पढ़ो, तुम्हें और ज्ञान होगा, तुम और सारी चीजों को जानोगी, तुम्हारा शब्दकोश बढ़ेगा, तुम लोगों के बारे में जानोगी। तो बेबी कहती कि हाँ सच में, क्योंकि मैं शायद नहीं समझ सकती अभी इतनी सारी चीजों को, क्योंकि भगवान ने मुझे शायद समझने की क्षमता ही नहीं दी है, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। और तातुष ने कहा कि तुम्हें अभी इन सारी बातों पर माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम किए जाओ, यानी कि तुम्हारा काम है लिखना और पढ़ना, तो तुम बस लिखो और पढ़ो, और जैसे जैसे तुम लिखती जाओगी, पढ़ती जाओगी, तो सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में अपने आप आती जाएंगी। अब
लेखिका कहती हैं, एक दिन का अपना किस्सा बताती हैं कि किस तरह से उनकी फैमिली को, यानी कि तातुश का जो परिवार था, उनको लेखिका की किस तरह से आदत हो गई थी कि एक दिन जो रमन दा वहां पर रहते थे, जब वो अपने काम से जब वो लौटे तो उन्हें इतनी ज्यादा भूख लगी थी और लेखिका अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा व्यस्त थी, तो उन्होंने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर जब वो खाने बैठे तो लेखिका ने खाने की जो चीजें थी उस पर कोई गंदगी ना पड़ जाए करके उस पर प्लेट उल्टा करके रखी हुई थी। इसीलिए वो कहते हैं कि भूख के मारे जो रमणदा थे उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसी पर सब्जियां ले ली, और उन सब्जियों में से एक जो गाढ़ी तरी वाली सब्जी थी, उसने जैसे ही रोटी खाना शुरू किया तो देखा जो तरी थी वो प्लेट से गिर रही है। और इस बात पे वो कहती हैं कि सब लोग बहुत ज्यादा हंसने लगे, बहुत ही ज्यादा हंसने लगे, और लेखिका कहती है मैं स्वयं बहुत ज्यादा हंसने लगी, बहुत ही ज्यादा हंस रही थी। तो लेखिका कहती है कि तातुश ने कहा कि बेबी तुम क्या हंसती जाओगी, खाली हंसने से सब हो जाएगा? मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी हुई है, उसका जवाब तुम्हें नहीं देना होगा। मैंने कहा चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझे नहीं आता। तातुश बोले क्यों नहीं होगा, तुमसे जैसा बने वैसा लिखो, लिखते लिखते सब ठीक हो जाएगा। यानी कि तुम्हारी जो सारी प्रैक्टिस है, तुम्हारी जो सारी चीजें हैं, अगर तुम अपनी प्रैक्टिस लगातार बनाए रखोगी, अपना काम लगातार करोगी, निरंतरता अपने काम में रखोगी, तो जरूर तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और जरूर तुम्हें लिखना पढ़ना भी आ जाएगा। तो लेखिका कहती हैं कि मैंने कभी किसी को चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखी, जैसे तैसे कभी लिखा होगा तो शायद प्रेम पत्र, और जो कुछ मुझे वो कहती हैं कि शायद मैं जो कुछ लिखूंगी वो मुझे भी समझ में नहीं आता, तो मैं लिखूंगी क्या, कितना गलत लिखूंगी, कितना सही लिखूंगी, और इसका कोई भी ठिकाना अभी तक नहीं है। और तातुश ने जब उन्होंने कहा कि मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी, तो तातुश ने बताया कि वो मुझसे बड़े हैं तो तुम उन्हें जेठू कह सकती हो। तो उन्होंने कहा जेठू कहकर मैं तुम्हें उनको संबोधित करूंगी। यानी कि जो तातुश के मित्र थे वो तातुश से 1 वर्ष बड़े थे, और जैसे कि तातुश कहते थे कि मैं तुम्हारे पिता के समान हूं, यानी कि मैं तुम्हारे पिता के जैसा हूं। उसके बाद जब बेबी का पत्र गया जेठू के पास, तो उन्होंने जवाब में बेबी को पत्र लिखा और उसमें बेबी को बताया कि तुम आशापूर्णा देवी की तरह हो, यानी कि तुम बिल्कुल आशापूर्णा देवी की तरह हो, क्योंकि आशापूर्णा देवी जो थी वो लिखने पढ़ने की दुनिया दोनों ही लिखने पढ़ने की दुनिया से काफी ज्यादा खबर रखती है, और जबकि हम उनकी कानों उंगली के बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं रखते, और तुम दूसरी आशापूर्णा देवी हो, यानी कि तुमने बहुत सारी चीजें इस तरह से लिखी हैं कि हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि तुमने ये सारी चीजें लिखा है। अब जब ये सारे पत्र का जवाब लेखिका के पास आया तो लेखिका कहती हैं कि जेठू इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते रहे, अकेले जेठू ही ऐसा करते हो यह बात नहीं थी, और भी लोग थे। दिल्ली में जेठू, तातुश के बंधु रमेश बाबू थे। मैं जो लिखती वह सब तातुश उन्हें फोन पर सुनाते। एक दिन फोन पर बात करने के बाद वह मुझसे बोले देखो तुमने ये जो लिखा है मेरे बंधु को बहुत बहुत अच्छा लगा, एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। यानी कि एनी फ्रैंक की डायरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, आपकी पाठ्य पुस्तिका में एक चैप्टर भी है एनी फ्रैंक का। तो इसमें एनी फ्रैंक की डायरी की तरह तुम्हें ये जो तुम्हारी जो आत्मकथा है ये भी बहुत पसंद आई मेरे मित्र को। मैंने पूछा ये एनी फ्रैंक कौन है? तातुश ने तब मुझे उसके बारे में बताया और एक पत्रिका निकालकर उसमें से डायरी के कुछ अंश पढ़कर मुझे सुनाए। सुनकर उस लड़की से मुझे बहुत माया हुई, यानी कि क्योंकि वो कहती हैं कि क्योंकि वो खुद इतनी सीधी सादी है, इतनी अच्छी है, तो उन्हें बाकी लोगों से भी बहुत जल्दी प्रेम हो जाता है, बाकी लोगों पर भी बहुत जल्दी दया आ जाती है। शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी, वह मेरी ही वयस की थी और जेठी की बंधु थी। वह कोलकाता में ही कहीं पढ़ाती थी। उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता था कि वह मुझसे कितना स्नेह करती हैं। वैसा स्नेह मुझे किसी से नहीं मिला। मैं सोचती कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे एक सहेली मिली है और मैंने तब तक नहीं देखा था
उनकी चिट्ठियां पढ़कर बार बार इच्छा होती कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं, खेलूं, यह करूं, वह करूं। उनसे पूछूं, शर्मिला दी, हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे, कभी मिल भी सकेंगे या नहीं, मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी। अब लेखिका की एक जो महिला मित्र बनी वो थी, क्योंकि अभी तक सारे उनके जेठू के जितने भी मित्र थे, बंधु थे, वो सारे लेटर लिखते थे लेखिका को, लेकिन अभी पहली बार जो उनकी तातुष की बंधु की भी बंधु थी, यानी कि मित्र थी, उनका लेटर पहली बार यहाँ पर शर्मिला दी जो है उनका आया लेटर बार बार लेखिका को आता था, और वो बहुत ज्यादा स्नेह और प्यार लेखिका को अपने पत्रों के माध्यम से भेजती थी। अब यहाँ पर एक दिन लेखिका कहती है कि एक अलमारी की चीजें पोंछते समय मैंने वहां पर एक फोटो एल्बम देखा, उसमें खोलकर तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीर थी और एक तस्वीर में जेठू थे। उनकी तरफ शर्मिला, एक तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुन दा, और एक तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में देखा था, मिली कभी नहीं थी, और उन्हें अपनी आंखों से देखने की बहुत इच्छा होती। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज भी काटकर रख देती। शर्मिला दी लेखिका थी, उनकी एक किताब छप चुकी थी और पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छपती थी। मुझे प्यार करती थी और मेरे बच्चों के हाल चाल पूछती रहती थी। कभी कभी मैं सोचती कि वहां उन जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां और कहां मैं, कहां उन जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां और कहां मैं। चिट्ठियों में हम जो बातें करते थे वह शायद मिलने पर ना हो, फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें। तो लेखिका यहाँ पर अपने जीवन के एक एक व्यक्ति जिससे वो मिली थी, जिससे उन्होंने पत्राचार किया था, जिससे उन्होंने बातें की थी, सब एक व्यक्ति के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है, डिस्क्राइब किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। जेठू के घर में मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा, आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं है। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद ना करें। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सकें। नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उसके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिला, बहुत ही अच्छा एक प्रेरणा स्रोत बने। जो तातुष के एक बंगाली बंधु थे आनंद, तो उन्होंने जब लेखिका के जो लिखे गए पत्र थे, लिखे गए जो पाठ थे, बुक थी जो लिखी गई, उसके कुछ पन्नों को पढ़ा और इस तरह का जवाब उनका था कि आपकी ये जो सुंदर कोशिश है आप इसे कभी बंद ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान बहुत अच्छा सोच सकता है, बहुत अच्छा समझ सकता है, लेकिन शायद उतने अच्छे से वो अपने अनुभवों को, अपनी बातों को लोगों को के साथ लोगों को बता नहीं सकता, लोगों को व्यक्त नहीं कर सकता, और खास तौर पर लेखन कला के द्वारा, लिखने के द्वारा, लिखित माध्यम से। तो यहाँ पर उनके मित्र कह रहे हैं कि आप और सारी चीजें, यानी कि जैसे नारी अत्याचार, क्योंकि काफी अभी तक आपने जो भी इस चैप्टर में पढ़ा, क्योंकि इस चैप्टर को पूरा पढ़ने का हमारा आश्रय भी यही था कि बहुत छोटी छोटी पंक्तियों के माध्यम से हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें इस पाठ में बताई गई है। तो जैसे कि यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है नारी अत्याचार, तो अभी तक आपने देखा लेखिका को कितने सारे अत्याचारों से गुजरना पड़ा है। असुविधा, बहुत सारी असुविधाएं उन्हें अपने जीवन में हुई है। दुर्दशा, तो एक तरीके से देखा जाए जब उनके हस्बैंड ने, उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था तो कितनी बड़ी दुर्दशा उनकी हुई थी, कैसी दुर्दशा उनकी हुई थी कि उन्हें छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत अलग अलग जगहों पर रहना पड़ा, बहुत अलग अलग तरह की परेशानियों से उन्हें जूझना पड़ा, और उनके आर्थिक कष्ट उन्हें कितने ज्यादा यहाँ पर झेलने पड़े थे। यानी कि किस तरह से वो लोगों के घरों में काम करके 500-700 रुपए
मुश्किल से कमाया करती थी और उसी में उन्हें अपने घर का किराया देना होता था, बच्चों के लिए खाने की, रहने की, पहनने की व्यवस्था करनी होती थी। तो ये सारी चीजें महिलाओं के जीवन में, खास तौर पर जो सिंगल मदर्स हैं या जो इस तरह की महिलाएं हैं जो थोड़ा कम पढ़ी लिखी हैं या जिनके साथ कुछ इस तरह की घटना हो जाती है, तो उनके लिए यहाँ पर उनके जो बंधु हैं उन्होंने मोटिवेट किया कि आप लोगों के लिए और भी लिख सकती हैं और इन टॉपिक्स पर भी लिख सकती हैं, जैसे नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में आप सोचिए और आप लिखने की चेष्टा करें और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। और लेखिका कहती हैं, इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने अपना छोटा सा लेख भी मुझे भेजा और उस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा, वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया हो। ऐसा लगा कि जैसे वह पूरा का पूरा लेख मेरी समझ में आ गया हो। ऐसी बात नहीं थी कि मेरे कहने पर तातुश ने वह मुझे समझाया था, फिर भी कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने से, साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रहती कि मैं कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि उनके जीवन, उनका अभी तक जो जैसा उनका जीवन अभी तक रहा था, जैसा उनका जैसी जैसी परेशानियां आई हुई थी, तो उनको यकीन नहीं हो रहा था, उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या उनके जीवन में भी इतने सारे लोग हैं जो उन्हें प्रेम करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनकी चीजें जो है, जो भी वो काम करते हैं उनसे वो लगाव रखते हैं। तो इस तरह लेखिका को ये सारी चीजें अभी भी भरोसा नहीं होने हो रहा था, उन्हें खुद पर आत्मविश्वास उनका नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोगों के उत्साहित करने से, साहस दिलाने के बाद भी वो कहती थी कि मैं बाकी कुछ और लिख भी पाऊंगी या नहीं। इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुंचे। अब ये उनके जीवन का एक और टर्निंग पॉइंट था कि क्योंकि अभी तक उनके फैमिली में, अभी तक उन्होंने बहुत सारा कष्ट अपने परिवार में झेला था, यानी कि वो जब से वो अलग हुई थी तब से कोई भी उनसे मिलने नहीं आया था, बहुत सारी परेशानियां उनको हुई थी। तो उस समय भी उनके किसी भी फैमिली मेंबर ने, परिवार के सदस्य ने कोई भी सुध उनकी नहीं ली थी। लेकिन आज क्या हुआ कि एक दिन सवेरे सवेरे उनके बाबा जो है, उनके पिताजी जो है, वो खेत, तो उनके बाबा जो है वो उस समय, वो कहती हैं उस समय मैं किचन में थी और खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई, उसने घंटी बजाई। काफी देर बाद मैं बाहर निकली, मुझे देखकर बाबा ने पूछा कैसी है बेटा? तो वो कहती है, मैं बोली बाबू आपके शरीर का यह हाल कैसे हो गया? बाबा बोले कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ, बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा ठीक है, सब ठीक है, स्कूल गए हैं। मैं तातुश के पास दौड़ी गई और बताया कि मेरे बाबा आए हुए हैं। तातुश बोले उन्हें घर में बिठाओ, अपने बाबा के लिए कुछ खाना वाना तैयार करो। बाबा को मैंने अपने कमरे में ले गई, पूछा चाय बनाऊं? वे बोले नहीं, रहने दो, इतनी गर्मी में चाय। मैंने जल्दी से एक ग्लास शरबत बनाया, क्योंकि अब लेखिका जो है वो पूरी तरह से अब उस घर के लिए, मतलब एक तरह से उस घर की बेटी की तरह हो गई थी। तो वो सारे काम खुद से वहां पर कर लिया करती थी, सारे उनको किसी भी चीज की वहां पर परेशानी नहीं थी। तो अभी उनके बाबा यहाँ पर आए हुए थे, अगर शायद वो कहीं और पे होती तो अपने बाबा की इतनी आदर खादर शायद वो नहीं कर पाती, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास रहने के लिए, स्वयं के लिए भी अवेलेबल नहीं थी, चीजें उपस्थित नहीं थी। तो वो कहती है, वो गिलास हाथ में लिए बोले तू भी ले ले थोड़ा बेटा। मैंने कहा नहीं बाबू, मैं अभी अभी चाय पी है। माँ कैसी है? वे बोले ठीक है, तुम्हें बहुत याद करती हैं। मैंने सोचा क्यों नहीं, 2 वर्ष जो हुए जा रहे हैं, अभी तक दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो सका है। अभी 1-2 दिन के लिए वहां चली जाऊं तो शायद झगड़े फिर से शुरू हो जाएं। मैं अब और वहीं सब भोगने को तैयार नहीं हूं। तो वो कहती है जिस तरह का उनका जीवन पहले रहा था, तो अब वो कहती हैं कि अगर मैं वहां चली गई दोबारा से तो शायद वो जो पुराने झगड़े हैं वो शायद फिर से शुरू हो जाएं, और मैं नहीं चाहती कि मैं उन चीजों को दोबारा भोगूं जो भी मेरे जीवन में हुआ है अभी तक।
क्योंकि अब उनके जीवन में काफी कुछ अच्छा हो रहा था, वो काफी कुछ अच्छी चीजें अपने जीवन में उनके हो रही थी। और मेन बात है कि जो उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था कि वो पढ़ाई लिखाई करें, वो पढ़ें, वो अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने बच्चों के लिए कुछ करें, और वो करें जो वो कुछ करना चाहती हैं, यानी कि अपने जीवन में कुछ अच्छा वो करना चाहती थी, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहती थी, अपने आप पढ़ना लिखना चाहती थी। तो अब वो कहती हैं मैं वहां जाकर वो सारी चीजें दोबारा भोगने को तैयार नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए वो सारी चीजें। और यहाँ देखिए क्या होता है कई बार कि फैमिली में ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली के लोग हमसे प्यार नहीं करते या हम उनसे प्यार नहीं करते, तो कई बार खास तौर पर महिलाओं के लिए ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है, उन्हें शुरुआत से ये सिखाया जाता है कि अब ससुराल ही तुम्हारा सब कुछ है, अब तुम्हें वहीं पर रहना है, वहीं पर तुम्हें जैसे तुम्हें मतलब वहां पे रखा जाएगा वैसे तुम्हें रहना है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि वो टाइम काफी अलग था, तो शायद उस समय पर भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा रही होंगी। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने बहुत उनको एक उनके जीवन में ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आया, ऐसा एक उनका जीवन इस तरह से पलटा कि उनकी पति ने उन्हें छोड़ दिया, और यहाँ से थोड़ा बहुत उन्होंने कष्ट सहे, थोड़ा बहुत उन्होंने अपने जीवन में लोगों के ताने सुने, लेकिन इन्हीं चीजों से प्रेरित होकर, इन्हीं चीजों को रोक कर अपने आप से आगे न बढ़ते हुए अपनी जो उनके आशाएं हैं जीवन में, जो उनकी एक एम है, उद्देश्य है जीवन का, उसके आड़े न आने देकर वो उन सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही हैं। और शायद वो उस घर में होती, अगर उन्हें वहां सुख सुविधाएं मिलती भी, तो शायद वो आज उस जगह पर नहीं पहुंच पाती जहां वो आज पहुंची हुई है, शायद वो उस किताब को नहीं लिख पाती, शायद वो अभी आप उनका चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते अपनी बुक में। तो क्या होता है कि कई बार दूर रहना, आप दूर रहिए लेकिन प्रेम से रहिए। वो कहती है कि अगर मैं वहां पर जाऊंगी तो शायद फिर से वो झगड़े शुरू हो जाएंगे, और मैं वो सारी चीजें अपने जीवन में नहीं चाहती हूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, और यहाँ आकर मैं इतना तो समझ गई हूँ कि आदमी हो या औरत, सभी अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर लेखिका ने बोली है कि देखिए, अगर हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा, अब तो ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था कि बहुत ही ज्यादा महिलाओं को सिर्फ घर के काम करने के लिए और पढ़ने के लिए सिर्फ लड़कों को जाने दिया जाता था, महिलाओं को नहीं पढ़ने के लिए दिया जाता था, काफी अंतर लड़का और लड़की में किया जाता था। लेकिन जब लेखिका ने ये सारी चीजें खुद फेस की है, उन्होंने खुद इन सारी चीजों का सामना किया है, तो वो कहती हैं कि आज के मतलब आदमी हो या औरत, अपने पेट की चिंता स्वयं करनी पड़ती है। यानी कि अगर उनको अगर उनको अपना आप कुछ हुनर है, वो कुछ कर सकते हैं, तो उनको खुद से करना चाहिए ये सारी चीजें, किसी और पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो जैसा खटकते कमाते हैं, यह समझ पहले आ गई होती तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था कर लेती, और तब शायद मुझे उतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। तो देखिए कितनी यहाँ पर बड़ी बात एक छोटी सी पंक्ति में बोल दी लेखिका ने। वो कहती हैं कि अगर मुझे ये सारी चीजें कि अगर कि जो आदमी औरत है उन सबको अपने पेट की चिंता स्वयं करनी पड़ती है, और एक ही जैसा खटते और कमाते हैं, यानी कि वो दोनों एक जैसा काम कर सकते हैं। ये हमारी सोच है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, लड़कियां घर से बाहर नहीं जा सकती, या लड़कियां ऐसे भारी भरकम काम नहीं कर सकती। आप खुद देखिए आज ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। बड़े से बड़े स्तर पर महिलाएं काम कर रही हैं, हर लेवल पर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, और बिल्कुल पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर वो अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। तो यही लेखिका कहती है कि ये बात अगर मुझे पहले समझ में आ गई होती तो शायद मैं उसी हिसाब से अपनी व्यवस्था करती। यानी कि वो कहती है अगर शायद शादी से पहले मुझे ये सारी चीजें पता चल जाती, अपने आप को मैं पूरी तरह से समर्पित ना करती अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, और मुझे थोड़ा बहुत भी अपने बारे में अगर पता होता तो शायद मुझे इतने सारे कष्ट नहीं भोगने पड़ते। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत बड़ा काम करें और उसमें आपको परेशानियां ना आए, अड़चने ना आए, समस्याएं ना आए, क्योंकि सुख दुख, परेशानी, खुशी, ये जीवन का हिस्सा है।
अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सारी परेशानियां भी आ सकती हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उन्हीं को पकड़ के बैठो या उनसे लड़कर आगे बढ़ो। ठीक है, तो लेखिका कहती हैं कि अगर मुझे ये सारी चीजें पहले समझ में आ जाती तो शायद आज मैं कहीं और होती। शायद मैं उतना कष्ट नहीं भोगती जितना मैंने अपने जीवन में अभी तक भोगा है। और अब फिर से वो अपने बाबा के बारे में बात कर रही हैं। कहती हैं कि बाबा के साथ इधर उधर की काफी बातें करते करते मैंने पूछा, कोलकाता की क्या खबर है, मेरा भाई कैसा है, माँ कैसी है। बाबा बोले, माँ तेरी माँ, तूने कुछ सुना ही नहीं लगता है, क्यों। बाबा मेरे मुंह की ओर थोड़ी देर देखते रहे और वो शायद सोच रहे थे कि बताने से कहीं रोने धोने ना पड़े। इसे सच सच बताना ठीक होगा या नहीं, शायद बता देना ही चाहिए, क्योंकि यह तो अभी भी यही सोच रही है कि इसकी माँ जीवित है। तो उनकी जो माता है शायद उनका देहांत हो चुका है और लेखिका को ये सारी चीजें पता नहीं है। ऐसे में न बताना तो भूल होगी। बाबा शायद यही सब सोच रहे थे। उन्हें चुप देखकर मैंने बाबू कहकर उन्हें बुलाया तो वह चौंक गए। मैंने देखा उनकी आंखें भर आई थी। मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं रही। मेरे मुंह से निकल पड़ा, क्या हुआ माँ, क्या हुआ बाबू, माँ की तबीयत ठीक है। बाबू रुद्ध गले से बोले, तेरी माँ 6-7 मास हुए दुनिया छोड़कर चली गई है। तेरी माँ नहीं है, क्यों, तेरा दादा तू वहां गया था, उसने तुझे नहीं बताया। मैं बोली, नहीं तो मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं थोड़ी देर बाबा के सामने सिसक सिसक कर रोती रही और मैं कर भी क्या सकती थी, क्योंकि ये जो परिस्थिति थी, इस बीच लेखिका ने जो कुछ भी झेला, ये बहुत ही ज्यादा उनकी भी बहुत ही ज्यादा स्थिति उस टाइम पे खराब थी। वो खुद से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा वो किसी और के बारे में सोचने के लिए उस समय तैयार नहीं थी। उस समय ऐसी परिस्थितियां उनके सामने नहीं थी कि वो अपनी फैमिली के बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे। वो उस समय खुद संघर्ष की अवस्था में थी। तो वो कहती हैं कि एक बार सुना था कि अस्पताल में है, मुझे लगता है तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। सभी को सारी जानकारी रहती है लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता। दादा, बऊदी, भाई कोई बहुत दूर तो रहते नहीं। रिक्शे में 10 रुपए भाड़ा लगता है, फिर भी कोई एक बार भी मुझे बताने नहीं आया। बीच में मैं कई बार वहां गई लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हर समय सोचती रहती थी जैसे भी हो एक बार माँ के पास जरूर जाऊंगी। इतने दिन यही सोचती आ रही थी और अब सुनने को मिला कि माँ हम लोगों को छोड़कर चली गई। अब लेखिका की जो माता है उनका देहांत हो चुका था और वो कहती हैं कि शायद जब वो अस्पताल में भर्ती थी तब मेरा जो छोटा भाई है उन्होंने बाबा के पास जाकर उनसे कहा कि उनकी माँ से मिलाने ले जाएगा। बाबा नहीं गए। वह क्यों जाते, उन्हें जाने की दरकार ही क्या थी और उन्हें किस चीज का अभाव था। बाबा का जाना उचित होता। मुझे लगता है कि जानते थे कि माँ नहीं बचेगी, फिर भी नहीं गए। तो उनकी फैमिली, देखिए उनके परिवार के कुछ इस तरह की शायद कंडीशन रही होगी, इस तरह की कुछ परिस्थिति रही होगी कि वो उनके जो भाई हैं वो भी लेखिका को ये सारी चीजें नहीं बता पाए, यानी कि बहुत अच्छा मेल जोल उनके परिवार में नहीं था। तो इस तरह से लेखिका को ये भी नहीं पता चला कि उनकी माँ की मृत्यु कब हुई। और अब वो कहती हैं कि मेरे भाई को फिर वैसे ही घूम फिर कर लौट आना पड़ा। मेरे ख्याल से बाबा ने भूल की, अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देख आ सकते थे लेकिन नहीं गए। माँ का क्रियाकर्म मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा। दादा लोगों को भी काफी बाद में पता चला और मुझे तो अभी अभी। अब फिर से लेखिका के जो बाबा हैं वो पूछते हैं उन्हें उनके बड़े लड़के के बारे में, क्योंकि उनका जो बड़ा लड़का है वो भी किसी और घर में काम करता है और जहां पर उसको पढ़ाई लिखाई भी उसकी करवाते हैं, उनके बंधु हैं। तो अब वो कहती हैं कि मैंने बताया कि वो यहीं पास में है, थोड़ा चलो देख आऊं। और मैं बाबा को लेकर वहां गई। बेल बजाते ही मेरा लड़का बाहर आया और अरे दादू कहकर उन्हें प्रणाम किया। मेरा बाबू कैसा है? बाबा बोले, तुम्हारा बाबू ठीक है। मैंने साथ चलने को कहा पर वह नहीं आया। भाई मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई। वह उससे बोले, तुम लोग और भी बड़े हो भाई, पहले कैसे परिवेश में थे तुम लोग, अब सबको देखकर बहुत खुशी होती है। और मुझे बाबा ने कहा, तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो जाएगा, देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा।
अभी थोड़े कष्ट उठा ले, बाद में इसके साथ सुख शांति से रहेगी। और मेरे लड़के से बाबा बोले, दादू भाई ठीक से रहना, और इतना कहकर मेरे साथ लौट आए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे तो तातुश ने उनसे कहा, आप बेबी की तरफ से निश्चिंत होकर जाइए। बाबा बोले, आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता की कोई बात नहीं, चिंता करता, लेकिन अब नहीं करूंगा क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरी लड़की यहाँ खूब अच्छी तरह से है। क्योंकि एक तरीके से ये लेखिका के लिए ये स्वयं के घर जैसा था, यानी कि अपने घर जैसा था। तो ये चैप्टर अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया है, काफी लेंथी चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा आप देख सकते हैं। आप एक एक पंक्ति पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके ही आसपास की चीजें, आपके ही आसपास की बातें इसमें लिखी गई है। तो बच्चे, जो हमारा आज का लेसन है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पार्ट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आशा करती हूँ कि अभी तक हमने जितना भी कुछ भी पढ़ा है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, इससे आगे पढ़ सकते हैं और इसे एंड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि आपकी समस्याएं हिंदी व्याकरण से जुड़ी हुई हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ होगा। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।